मनीराम जी की गांव में किराना की दुकान थी। आज गांव में एक सेठ की यहाँ शादी थी, तो मनीराम जी के यहाँ से सामान खरीदा जा रहा था। अरे ओ रामू, सामान बराबर से डालना, वरना लोग कहेंगे कि मनीराम बेईमानी करता है। अरे नहीं नहीं मनीराम जी, आप पे हमें पूरा भरोसा है, तभी तो आपके यहाँ सामान लेने आते हैं। अरे भाई, अगर ईमानदारी से काम नहीं करूँगा तो भगवान को मुँह कैसे दिखाऊंगा। तभी मनीराम जी के पास किसी का फोन आता है। मनीराम जी ने फोन पर बात की और अपने घर चले गए। घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। अरे सुनती हो भाग्यवान, कहाँ हो, जल्दी इधर आओ। हाँ आई आई, क्यों आसमान सर पे चढ़ा रखा है? गाय को चारा डाल रही थी मैं। अरे प्रभाकर 8 तारीख को आ रहा है और 8 तारीख तो कल ही है। शाम तक उसकी गाड़ी पास वाले कस्बे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। उसे लेने भी तो जाना होगा। हाँ हाँ, लेकिन अभी तो पूरी रात पड़ी है, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अरे लेकिन रिक्शा वाले को तो बोलना पड़ेगा ना, स्टेशन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और ये दिवाकर कहाँ है? उसे तो घर बार की कोई चिंता ही नहीं है, पूरे दिन आवारा घूमता रहता है। अरे आप इतना क्यों बिगड़ रहे हो? होगा यही कहीं। तुम तो हमेशा उसी का पक्ष लोगी, तुम्हारा ही हाथ है उसे बिगाड़ने में। क्या करूं, माँ हूँ उसकी, बेवजह मुझसे तो नहीं डांटा जाता आपकी तरह। लेकिन है कहाँ तुम्हारा लाडला? होगा यही कहीं, मुझे क्या पता, क्या हरदम मैं उसके पीछे भागती रहती हूँ। तुम कभी सीधा जवाब मत देना, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा उसको। उधर दिवाकर बिंदु के साथ बगीचे में आम तोड़ रहा था। देवा, वो आम देखो कितना पका लग रहा है, वो तोड़ के लाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तूने तो मुझे नौकर समझ रखा है। देवा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे बिंदु, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं तुम क्या कहना चाहते हो। और अब मैं घर जा रही हूँ, और ये लो तुम्हारे सारे तोड़े हुए आम। सारे आम वहीं फेंककर बिंदु अपने घर चली जाती है। दिवाकर का मन भी खराब हो चुका था, वो सारे आम वहीं छोड़कर घर चला जाता है। दरअसल मनीराम और हीरालाल दोनों दोस्त थे। दोनों ने साथ में आधे आधे पैसे जोड़कर एक कारोबार शुरू किया था। लेकिन हीरालाल की बेईमानियों से तंग आकर मनीराम ने कहा कि अब हम साथ काम नहीं कर पाएंगे, तुम अपना अलग धंधा करो और मैं अलग करूंगा। तब दोनों के मन में इतना मनमुटाव हो गया कि दोनों के घरों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। लेकिन हीरालाल और मनीराम के बीवी बच्चों में पहले जैसा ही प्यार था। दिवाकर मुंह फुलाए हुए अपने घर में घुसा। तभी मनीराम चिल्लाते हुए बोला, कहाँ गया था? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुझे। जी बाबूजी, बस ऐसे ही थोड़ा तालाब की तरफ टहल रहा था। अच्छा ठीक है, ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं तेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं। दिन भर आवारा घूमता रहता है, ना कोई पढ़ाई की खबर और ना दुकान की। अब घर आ गया ना वो, जो काम है वो बता दो, क्यों चिक करते हो? हाँ हाँ जा, पूरन सिंह रिक्शा वाले को कहकर आ कि कल रिक्शा तैयार रखना, और कहीं चले मत जाना, कल तू प्रभाकर को लेने स्टेशन जाएगा। क्या, भैया आ रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं अभी पूरन को बोल के आता हूँ। ऐसा कहकर दिवाकर बाहर चला गया। रास्ते में उसे बिंदु मिलती है, जो अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। बिंदु ने जैसे ही दिवाकर को देखा तो वो वहाँ से जाने लगी और एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है। उसके पैर में खरोंच आ गई थी। वो उठी और गुस्से से अपने घर में चली गई। दिवाकर ने बिंदु को और नाराज कर दिया था। वो दुखी मन से पूरन सिंह के पास पहुंचा और रिक्शा की बात कहकर अपने घर वापस आ गया। लेकिन बिंदु के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। रात को कौशल्या ने दिवाकर को खाना परोसा। माँ, मेरा अभी खाना खाने का मन नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। ऐसा तो तू कभी नहीं करता, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, सब ठीक है, सोच रहा हूँ कि छत पर जाकर थोड़ी पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद आकर खाना खा लूँगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। दिवाकर कुछ किताबें लेकर छत पर चला गया।
तभी बिंदु ने अपने आंगन से देखा कि दिवाकर छत पर है। मन तो उसका भी नहीं लग रहा था उसके बिना। दोनों घरों की छतें आपस में जुड़ी हुई थी, इसलिए बिंदु दिवाकर के पास जाकर बैठ गई। लेकिन दिवाकर उससे कोई बात नहीं करता है। अब तक नाराज हो तुम? तुम्हें क्या? तुम ठहरी पत्थर की तरह कठोर, तुम्हें किसी के मन से क्या लेना देना। अच्छा माफ कर दो। नहीं करूँगा। अरे कर दो ना। नहीं, कभी नहीं। ठीक है, मत करो बात। आज ही बाबूजी कह रहे थे कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। जब ब्याह करके चली जाऊंगी ना, तब पछताते रहना। बड़ी आई ब्याह रचाने वाली, तुझे अपने से दूर मैं कभी नहीं जाने दूंगा। भला किस रिश्ते से? दोस्ती के रिश्ते से। अच्छा ठीक है, तुमने खाना खाया क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ, हम दोनों साथ में खाएंगे। अब बिंदु खाना लेकर आती है और दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इधर प्रभाकर अपने गांव जाने के लिए सामान पैक कर रहा था। तभी उसका दोस्त कहता है, प्रभाकर तुम गांव जा रहे हो तो संजना का क्या होगा? वो तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगी? हाँ भाई, यही तो बात है। कभी कभी अपनों की खातिर बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करती है तो वो मेरा इंतज़ार करेगी। अच्छा, लेकिन तुमने बताया तो है ना सुनैना को कि तुम गांव जा रहे हो? हाँ, सामान पैक करके उसके घर जाकर ही बता दूंगा। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ, मुझे कोई ज़रूरी काम है। सुनैना शहर के सबसे बड़े नामी डॉक्टर राजीव सिंघानिया की बेटी थी। राजीव सिंघानिया प्रभाकर को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वकालत की पढ़ाई कर रहा था। सुनैना प्रभाकर के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और साथ पढ़ते पढ़ते ही एक दूसरे को प्यार हो गया। सिंघानिया साहब को जब ये पता चला तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने मन में सोचा कि प्रभाकर जैसा होनहार लड़का उन्हें कहाँ मिलेगा। शाम को प्रभाकर सुनैना के घर पहुंचा और अपने गांव जाने की खबर दी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। पर क्यों सुनैना? पहले तुम इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि तुम्हारी परीक्षाएं चल रही थी और तुम्हारे पास टाइम नहीं था। अब मैंने सोचा कि तुम और मैं मिलकर थोड़ी बहुत बातें किया करेंगे, तो तुम अब घर जा रहे हो। लेकिन कितने दिनों से मैं घर भी तो नहीं गया। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो परिवार वालों के प्रति मेरा कोई फर्ज बनता है या नहीं? अच्छा ठीक है, गांव से कब तक लौटोगे? बस रिजल्ट आने से पहले आ जाऊंगा। और उस शाम प्रभाकर सुनैना से मिलकर रात की ट्रेन से अपने गांव चला गया। दिवाकर पहले से ही पूरन रिक्शा वाले के साथ स्टेशन पर पहुंच गया और दोनों भाई रिक्शा में बैठकर अपने गांव पहुंचे। घर पहुंचकर प्रभाकर ने अपने माँ और बाबूजी के चरण स्पर्श किए। माँ, बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? प्रभाकर बेटा, सब तेरी पसंद का बनाया है। कटहल की सब्जी, भरवा करेले, अरहर की दाल, कच्चे आम की चटनी, चावल, रोटी, मीठे बेसन का हलवा। अब तो मेरी भूख और बढ़ गई है। मैं बस झट से कुएं से नहा कर आता हूँ, फिर हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद प्रभाकर बाबूजी के साथ बैठकर बातें करने लगा। बेटा, दिवाकर कुछ पढ़ता लिखता तो है नहीं, दिन भर आवारा घूमता रहता है। और उसके साथ वो हीरालाल की बिटिया बिंदु, वो भी दिन भर उसके साथ घूमती रहती है। हमारा देवा तो निखट्टू का निखट्टू रह गया है। कौन भला आदमी इसे अपनी लड़की देगा? तू दिन रात सपने देखता है कि तेरी तरह तेरा भाई भी पढ़ाई में होशियार हो जाए, लेकिन उसे तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये तो चिकना घड़ा हो गया है। ठीक है बाबूजी, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो इतने दिन यहाँ रहकर दिवाकर की पढ़ाई देखूंगा। अब प्रभाकर ने दिवाकर पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन दिवाकर का चंचल मन तो हमेशा बिंदु में डूबा रहता। यह बात प्रभाकर को भी समझ आती थी। एक दिन प्रभाकर दिवाकर को समझा रहा था, देख देवा, पढ़ाई लिखाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा ना,
तो बिंदु को भी तुझ पर बहुत गर्व होगा। अब तू बिंदु से केवल श्याम को मिला करेगा। दिन भर की आवारागर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तू पढ़ाई पे ध्यान दे। 12वीं पास करने के बाद मैं तुझे भी अपने साथ शहर ले चलूँगा। दिवाकर को प्रभाकर की बात समझ में आ गई। ये सब बातें बिंदु भी अपने घर के आंगन से सुन रही थी। सच ही तो कह रहे हैं बड़े भैया, अपनी दीवा को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। और उस दिन के बाद बिंदु भी समझ चुकी थी कि दिवाकर के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। गांव पहुंचकर प्रभाकर बहुत खुश था। लगभग 1.5 महीने ही बीते होंगे कि सेठ मनीराम की तबीयत बहुत खराब हो गई। शहर के डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कौशल्या भी बहुत परेशान रहने लगी। क्या करे बेचारी, अब उसको उसका परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा था। और फिर एक दिन सेठ मनीराम ने प्रभाकर को बुलाकर कहा, लगता है बेटा अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। बेटा, दुनिया उंगली ना उठा पाए कि बड़े बेटे ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया और अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाना कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने और दुनिया उसे सलाम करे। बोल बेटा, अपने पिता की बात का मान रखेगा ना? अपना कर्तव्य निभाएगा ना तू? वचन दे मुझे, वचन दे। हाँ बाबूजी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ूंगा। और इतना सुनकर सेठ मनीराम ने अपने प्राण त्याग दिए। मनीराम जी की 13वीं होने के बाद प्रभाकर अपनी माँ से बोला, माँ, मैं सोचता हूँ कि शहर जाकर अपना सामान उठा लाऊं और सबको बता आऊं कि मैं हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, तेरी पढ़ाई का क्या होगा? माँ, मैंने बाबूजी को वचन दिया था कि घर और दुकान को मैं संभालूंगा और दिवाकर को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। माँ, अब मेरा वचन निभाने का समय आ गया है। ठीक है बेटा, जो तू ठीक समझे। अब प्रभाकर अपना सामान लेने शहर पहुंचा। प्रिंसिपल से मिलकर बोला कि अब वो पढ़ाई छोड़ रहा है। लेकिन क्यों बेटा, परीक्षाओं का रिजल्ट आ गया है और तुमने तो टॉप किया है। हाँ सर, वो मेरे बाबूजी नहीं रहे और घर का बड़ा बेटा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे आ गई है। मरते समय अपने बाबूजी को वचन दे चुका हूँ कि अब से मैं गांव में ही रहकर घर की जिम्मेदारी संभालूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन हमारी कॉलेज ने एक अच्छा छात्र खो दिया है। अब प्रभाकर सुनहैना से मिलने पहुँचा। सुनहैना, मैं पढ़ाई छोड़कर गाँव रहूँगा हमेशा के लिए। लेकिन क्यों? अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए। लेकिन हमारी शादी? अगर गांव में रह सकती हो तो चलो अभी शादी करके गांव ले चलता हूँ। नहीं प्रभाकर, मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी। मुझे लगा था कि तुम जज बनकर बड़े आदमी बनोगे और फिर हम शादी करेंगे। इसका मतलब तुम्हारी मोहब्बत केवल दिखावे की थी, बनावटी थी। तुमने मेरी शोहरत से प्यार किया था क्या? तुम्हें जो समझना है समझ लो। मैं समझ गया। और इतना कहकर प्रभाकर संजना के घर से वापस आ गया। प्रभाकर का मन आज बहुत दुखी था। अब प्रभाकर उसी दिन ट्रेन में बैठकर गांव के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद प्रभाकर के पास एक लड़की आती है और अपना टिफिन खोलकर बोली, अजी सुनिए श्रीमान, खाना खा लीजिए। क्यों, मैं आपको जानता हूँ क्या? मुझे कभी भी अकेले खाना खाने की आदत नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। जी आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? थोड़ा सा ही खा लीजिए ना। ये क्या बात हुई? अगर मैं नहीं मिलता आपको तो आप किसके साथ खाती? शायद इसीलिए आप मुझे मिले हो कि मैं आपके साथ बैठकर खाना खा सकूं। देखिए देवी जी, आप खुद भी परेशान हो रही है और मुझे भी परेशान कर रही है। ये देवी जी क्या होता है? मेरा नाम सारंगी है। इसीलिए आप इतनी देर से बिना सुरताल के बजे जा रही हो। हाँ मिस्टर, मुझे थोड़ा ज़्यादा बात करने की आदत है, इसीलिए शायद तुम्हें परेशानी हो रही है। लेकिन मैं कम ही बात करता हूँ, इसलिए आप कृपया करके अपना खाना खाइए और मेरा दिमाग मत खाइए। अच्छा ठीक है, आप खाना खा लीजिए, मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी।
अब सारंगी ने इतनी बार कहा, इसलिए प्रभाकर उसके साथ खाना खाने लगा। आप कहाँ जा रहे हो? चंपारण। अरे मैं भी तो वहीं जा रही हूँ, वहाँ के जमींदार रामस्वरूप जी के यहाँ। वो मेरे फूफा जी लगते हैं। और सुबह गाड़ी स्टेशन पर पहुँची। सारंगी को लेने एक ऑटो वाला आ गया था, लेकिन प्रभाकर को लेने कोई नहीं आया। आपको लेने कोई नहीं आया? मैं यहाँ से खुद चला जाऊँगा। ऐसे कैसे? मेरे रहते आप अकेले कैसे जा सकते हो? जी मैंने आपसे मदद मांगी। नहीं ना, फिर भी आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मानवता के नाते, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है राह चलते से बात करने का। और जब गांव एक है, एक ही जगह हमें जाना है, तो साथ चलने में क्या बुराई है? और दोनों ऑटो में बैठकर गांव की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद सारंगी के फूफा जी की हवेली आ गई। जब सारंगी फूफा जी के पास गई, तब उन्होंने कहा, आ गई बेटा, वो तुम्हारे साथ ऑटो में कौन था? कोई था फूफा जी, गाड़ी में मिल गया था, किसी बात को लेकर दुखी लगता है। अब प्रभाकर को देखते ही कौशल्या बोली, अरे प्रभाकर बेटा, तू इतनी जल्दी आ गया? तूने तो बोला था कि 1 महीना लग जाएगा। हाँ माँ, वो मुझे दुकान की चिंता हो रही थी। कितनी चिंता करता है बेटा तू हमारी। तूने हम सब के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। ऐसे ही दोनों माँ बेटों का वार्तालाप चलता रहा। और एक रोज प्रभाकर ने मुनीम जी को कहा, मुनीम काका, मैं थोड़ा नहर तक टहलने जा रहा हूँ, आप थोड़ा दुकान संभाल लीजिए, और अगर कोई ग्राहक ना आए तो दुकान बंद कर देना। और ऐसा कहकर प्रभाकर नहर की ओर चल पड़ा। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे श्रीमान, आप यहाँ कैसे? आप यहाँ क्या करने आई हो? वो मेरा घर में मन नहीं लग रहा था ना, इसलिए मछली पकड़ने आई हूँ। आप मांसाहारी हो? नहीं, अपने कुत्ते शेरू को खिला दूंगी। अच्छा, तो चलिए फिर साथ में टहलते हैं। लेकिन मैं अजनबियों से बात नहीं करती, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। मैं उस दिन किसी बात को लेकर टेंशन में था, इसलिए आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मेरा नाम प्रभाकर है। और अब सारंगी और प्रभाकर साथ में टहलने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। प्रभाकर दिन भर दुकान संभालता और रात को दिवाकर को भी पढ़ाता। अब जो भी प्रभाकर को मिलता वो यही कहता कि सेठ मनीराम जी ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि इतना लायक बेटा पाया है। लेकिन एक दिन हीरालाल जी ने बिंदु के लिए एक लड़का देख लिया। इस बात से परेशान होकर बिंदु ने सोचा कि क्यों ना ये बात कौशल्या काकी से कहूँ और वो माँ से कहेंगी कि ये शादी टाल दे। अब बिंदु कौशल्या के पास पहुँची और बोली, काकी, मेरे बाबूजी ने कहा है कि लड़के वाले मुझे नवरात्रि में देखने आएंगे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा, तेरे मन में कोई और है क्या? जी काकी। अच्छा, कौन है वो? अब बिंदु शर्मा जाती है। तभी अंदर से प्रभाकर ने आकर बोला, माँ, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है और बिंदु जिस लड़के के बारे में बात कर रही है वो हमारा दिवाकर है। लेकिन बिंदु, ये बात उसे अभी मत बताना, वरना उसका पढ़ाई से मन उजड़ जाएगा। जी भैया, मैं भी यही चाहती हूँ कि देवा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। ठीक है बिंदु, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जिस दिन देवा कुछ बन जाएगा मैं खुद तुम्हारी शादी उससे कराऊंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है भैया। अच्छा ठीक है, अब तू घर जा, काका से मैं बात करूंगा। बिंदु के जाने के बाद प्रभाकर ने कौशल्या से पूछा, माँ, मैं हीरालाल काका से कैसे कहूँ कि वो बिंदु की शादी अभी नहीं करे, क्योंकि मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। बेटा, एक बार तू हीरा भैया से बात तो करके देख, वो ज़रूर मान जाएंगी। और फिर हमारा देवा आगे चलकर सरकारी नौकरी करेगा तो कौन उससे शादी करने के लिए मना करेगा। माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आज ही काका से बात करता हूँ।
अब प्रभाकर ने हीरालाल जी के पास जाकर सारी बात बताई। तब हीरालाल जी बोले, उस आवारा लड़के के साथ मैं कभी बिंदु की शादी नहीं करूँगा। ना पढ़ाई लिखाई ना कुछ और, दिन भर बस आवारागर्दी करता रहता है। ठीक है काका, माना कि देवा आवारा है, लफंगा है, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बन जाएगा तब तो आप बिंदु की शादी उससे कराएंगे ना। और वैसे भी बिंदु भी दिवाकर को पसंद करती है। काका, आपकी तो एक ही बेटी है, तो क्या आप उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रख सकते? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, देवा अगर तुम्हारी तरह होनहार निकला तो मैं ज़रूर बिंदु की शादी उससे करा दूंगा। लेकिन काका, इस बात का ध्यान रखना कि ये बात देवा को नहीं पता चले। हाँ ठीक है, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बिंदु से और उसकी माँ से इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। अब सब निश्चिंत हो गए थे कि जैसे ही दिवाकर की नौकरी लगेगी तब उसकी शादी बिंदु से करा देंगे। एक दिन कौशल्या प्रभाकर से कहती है, प्रभाकर बेटा, तुमने छोटे भाई की शादी भी तय कर दी और उसकी पढ़ाई लिखाई का भी सारा इंतज़ाम कर दिया, लेकिन ये तो बता कि तू कब ब्याह रचाएगा? अरे ज़रा मैं भी तो बहू का सुख भोग लूँ। माँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं शादी कर लूँगा तो घर की जिम्मेदारियाँ कौन उठाएगा? और फिर ज़रूरी तो नहीं ना कि जो भी लड़की आएगी वो मेरी तरह ही आपका ध्यान रखेगी। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। माँ, सारी लड़कियाँ बिंदु की तरह प्रेम निभाने वाली नहीं होती, इसलिए आज के बाद कभी भी इस विषय पर चर्चा मत करना। उस दिन के बाद कौशल्या ने कभी भी प्रभाकर को शादी के लिए नहीं कहा, लेकिन उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि प्रभाकर हमारे लिए इतना त्याग कर रहा है। एक रोज़ प्रभाकर की दुकान पर एक आदमी आता है और कहता है, प्रभाकर बेटा, जमींदार राम स्वरूप जी अपने मंदिर में भंडारा करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ सामान चाहिए। उन्होंने आपको अपने घर बुलाया है ये पूछने के लिए कि कौन सा सामान कितना लगेगा। ठीक है, आप चलिए, मैं भी आता हूँ। अब प्रभाकर दुकान को रामू काका को सौंपकर राम स्वरूप जी के यहाँ चला जाता है। तब राम स्वरूप जी प्रभाकर से कहते हैं, अरे आ गए प्रभाकर बेटा, पहले मैं तुम्हारे पिताजी को बुलवाया करता था, अब वो तो नहीं रहे, लेकिन मुझे पता चला कि उनका बड़ा बेटा दुकान संभालने लगा है। जी काका, अब दुकान और घर की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी है। बहुत समझदार लगते हो बरखुरदार। आप तो मेरी बेवजह ही तारीफ कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए भला कौन कुछ नहीं करता। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता मंगवाता हूँ। और इतना कहकर राम स्वरूप जी ने अंदर की तरफ आवाज़ लगाई, अरे ओ सारंगी बिटिया, जरा मेहमान के लिए चाय नाश्ता भिजवा दो। और कुछ देर बाद सारंगी एक प्लेट में चाय नाश्ता लेकर आती है और प्रभाकर को बिना देखे ही बोल पड़ी, फूफा जी, वो धनिया बगीचे में कुछ काम कर रही है, इसलिए मैं ही चाय नाश्ता ले आई। और जैसे ही उसने प्रभाकर को देखा तो एकाएक बोल पड़ी, अरे आप? बेटा, इन्हें मैंने बुलाया है, तुम क्या जानती हो इन्हें? हाँ फूफा जी, ये वही तो है जिस दिन मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे साथ आए थे स्टेशन से यहाँ। अच्छा हाँ, अभी याद आया, तभी मैं कहूँ ये घर मुझे जाना पहचाना सा कैसे लग रहा है। अब प्रभाकर और सारंगी का मिलना जुलना होता रहता है, लेकिन सारंगी कुछ समय बाद अपने घर चली जाती है और दिवाकर को भी शहर में पढ़ने भेज दिया जाता है। 5 साल बाद दिवाकर एक डॉक्टर बन जाता है। तब उसको शहर से बुलाया जाता है और बिंदु से शादी करने के लिए कहा जाता है। तब दिवाकर कहता है, भैया, मैं बिंदु से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आपको मेरी फ्रेंड से शादी करनी पड़ेगी। अब दिवाकर किसी को आवाज लगता है। तब एक लड़की बाहर से आती है। अरे सारंगी, तुम? भैया, ये मेरी दोस्त है, दिल्ली में मेरे पड़ोस में ही रहती थी। बाद में मुझे पता चला कि सारंगी और आप एक दूसरे को जानते हो और सारंगी दीदी आपसे प्यार करती है, इसलिए अगर आप सारंगी दीदी से शादी करोगे तभी मैं बिंदु से शादी करूँगा। अब दिवाकर की शादी बिंदु से और प्रभाकर की शादी सारंगी से हो जाती है।